Hello friends, class 9th. Today I am telling you chapter 4 in economics, food security in India. जो इंडिया में हम फूड सिक्योरिटी की जाती है वो क्यों की जाती है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए फूड सिक्योरिटी। अगर हम देखें, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी हो, उपलब्धता हो, एक्सेसिबिलिटी पहुँच हो, और एफोर्डेबली अफोर्ड कर सकें, हम उसे अरेंज कर सकें। उपलब्धता, पहुँच और हम उसे अरेंज कर सकें। फूड टू ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए और सभी हर समय पर, सभी लोगों के लिए हर समय फूड की अवेलेबिलिटी हो और हर एक को फूड मिले। पुअर हाउस होल्ड जो है आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी, उनके लिए जो भोजन है हम देखते हैं तेज इनसिक्योरिटी रहती है भोजन की। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, तो जब उनके लिए भोजन की इनसिक्योरिटी रहती है, उनके पास प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स, हम देखते हैं प्रोडक्शंस की प्रॉब्लम्स रहती है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का, क्रॉप्स का, उसके लिए प्रॉब्लम रहती है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो फूड सिक्योरिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर। एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर हम पीडीएस की बात करें, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो डिपेंड करता है। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें इंडिया में तो पीडीएस सिस्टम है और गवर्नमेंट विजिलेंस जो है एक्शन टाइम, एक एक्शन ले सकती है अगर जो फूड सिक्योरिटी है वो थ्रेटन्ड है, यानी कि एक कमी है, थ्रेटन्ड है, खतरे के, हम कह सकते हैं कि एक फूड सिक्योरिटी की जब देश में कमी आ रही है उस समय गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पीडीएस जो है, पीडीएस में फूड सिक्योरिटी रख के इमरजेंसी के टाइम पर फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और अगर हम फूड सिक्योरिटी को देखें कि एक फूड सिक्योरिटी होती क्या है, फूड क्या है, एक इसेंशियल है लिविंग, रहने के, जीने के लिए। जैसे कि ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऐसे ही फूड ज़रूरी है, फूड ज़रूरी है, जैसे सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील। लेकिन फूड सिक्योरिटी का अर्थ 2 जून की रोटी, 2 जून का भोजन है, 2 स्क्वायर मील, उससे भी कुछ बढ़कर है फूड सिक्योरिटी का अर्थ। फूड सिक्योरिटी के जो डायमेंशन है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, जो एक्सेसिबिलिटी है और जो अफोर्डेबिलिटी हमने पढ़ा था, ये फूड के डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी के। तो क्या कहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का क्या अर्थ है, फूड प्रोडक्शन विद इन ए कंट्री। इट मीन जो फूड प्रोडक्शन है हमारे देश में, फूड प्रोडक्शन हम करें, फूड इंपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्स इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज, जो सरकार के ग्रेनरीज हैं, गोडाउन्स जिन्हें बोलते, जहाँ भोजन फूड को, क्रॉप्स को सिक्योर करके रखा जाता है। तो जो फूड प्रोडक्शन है हमारे देश में, वो फूड का प्रोडक्शन, फूड जो इम्पोर्ट्स है, जो हमने फूड इंपोर्ट किया है, और जो प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो स्टॉक है फूड का, वो गवर्नमेंट की ग्रेनरीज में, गोडाउन्स में स्टोर करके रखें। अवेलेबल हो फूड, हमेशा डिजास्टर्स के टाइम पर लोगों को आसानी से अवेलेबल हो। एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इन विद इन रीच ऑफ। एक्सेसिबिलिटी का अर्थ है चाहे वो रिच हो या बहुत ही पुअर हो, इवन उनको भी आसानी से सब लोगों को भोजन मिले, कोई भी भूखा न रहे। एक देश के लिए मुझे लगता है कि इससे दुखदायी और कुछ नहीं हो सकता, जिस देश में लोगों को भूखा रहना पड़े, भूखा सोना पड़े, भूख से किसी की मौत हो जाए। अगर इफ द पीपल डाई ड्यू टू स्टारवेशन एंड दैट इज स्टैग्मा, एक समाज के लिए एक कलंक माना जाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी मीन्स हर व्यक्ति तक, एक समाज के एक पुअर सेक्शन तक भी
फूड एक्सेस कराए हम, अफोर्डेबिलिटी इम्प्लाइज दैट इंडिविजुअल हैज इनफ मनी। अफोर्डेबिलिटी का अर्थ है कि एक इंडिविजुअल जो है उसके पास भी एक इनफ मनी तो हो जिससे कि वो सफिशिएंट और पर्याप्त मात्रा में और सुरक्षित और पोषक तत्व, पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक तत्व से भरा जो फूड है एक की डाइटरी में, यानी एक डाइट में उसे भोजन मिले। दस इस प्रकार से जो फूड सिक्योरिटी है इंश्योर्ड इन अ कंट्री, वो क्या कहते इंश्योर करता है इनफ फूड अवेलेबल हो हर पर्सन को देश में, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड, और सभी पर्सन क्या करें उनके पास ये कैपेसिटी हो कि वो फूड को खरीद सकें, एक अच्छी क्वालिटी का फूड खरीद सकें, और देयर इज़ नो बैरियर, ऐसा कोई बैरियर ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो जिससे कि एक गरीब वर्ग भी, एक वीक पर्सन भी भोजन तक आसानी से पहुंच सके। तो ये क्या हो सकता है, जब भोजन क्या हो, सस्ता हो, जिससे कि एक गरीब वर्ग भी आसानी से भोजन को खरीद सके और उसे भूखा न रहना पड़े, उसके परिवार को भूख के कारण सुसाइड न करना पड़े। वाई फूड सिक्योरिटी, आखिर फूड सिक्योरिटी क्यों है, क्या होगा ये फूड सिक्योरिटी करके। जो पुअरेस्ट सेक्शन है, जो गरीब वर्ग है सोसाइटी का, माइट बी फूड इनसिक्योर, ऐसा हो सकता है कि उन्हें फूड इनसिक्योर का सामना करना पड़ता हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल पर्सन अबव द पावर लाइन माइट, पॉवर्टी लाइन, और बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उनको भी माइट ऑल्सो भी फूड इनसिक्योर हो सकती है। कब हो सकती है ऐसा, व्हेन द कंट्री फेस नेशनल डिजास्टर, जब कंट्री को क्या करना पड़ता है, एक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। क्लाइमेटीज आपदाएं आती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है कभी अचानक से, अर्थक्वेक में कई सारी बिल्डिंग्स जो होती हैं या घर कोलैप्स्ड हो जाते हैं, जन और धन लोगों के, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं या बहुत नुकसान होता है, ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, फ्लड बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, वाइड स्प्रेड फेलियर, और हर जगह पर जो क्रॉप्स होती है फसल वो बर्बाद हो जाती है, कॉजिंग फेमाइन, यानी अकाल की स्थिति आ जाती है, अकाल बढ़ जाता है देश में। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड, जो फूड सिक्योरिटी की होती है, जो मैं अवेलेबिलिटी कहें हम, फूड गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी के लिए या आने वाले कुछ ईयर्स के लिए सिक्योर करके रखती है गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें कि ठीक है गवर्नमेंट ने फूड अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, जिससे कि हर सेक्शन को, हर पर्सन को एक्सेस पहुंच सके खाना और अफोर्ड कर सके, वो उसके पास इनफ मनी हो जिससे कि उसको न्यूट्रिशनल और कम प्राइस पर एक सफिशिएंट फूड मिले। अब अगर हम देखें कि एक फूड सिक्योरिटी है, जो भोजन की उपलब्धता है, सिक्योरिटी किया है, सुरक्षित किया है भोजन को हमने, वो क्लाइमेटीज के दौरान, आपदाओं के दौरान कैसे प्रभावित होता है जो हमने फूड सिक्योर किया है। ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उस समय से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज, जो टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन है फूड ग्रेन का, वो क्या होता है, घटता जाता है। सूखे के टाइम अगर देश में कोई क्लाइमेटीज आ गई है, यहाँ सूखा पड़ गया या अकाल पड़ गया हम कह सकते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का वो तो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस साल तो प्रोडक्शन नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण हुआ ही नहीं है। इट क्रिएट, इस कारण से क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल रखा है फूड, उसकी सप्लाई की जाती है ज़्यादा मात्रा में, कि जिससे कि लोग को भोजन मिल सके और उन्हें फूड शॉर्टेज की क्राइसिस को फेस ना करना पड़े। जो टोटल प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का, अनाज का, वो डिक्रीज होता है, तो इट क्रिएट, इससे क्या होता है, शॉर्टेज होती है फूड की उन अफेक्टेड एरियाज में जो जहाँ पर फूड की शॉर्टेज है, उन क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, अब भोजन की कमी जब हो जाती है तो जो उनके पास स्टॉक होता है फूड ग्रेन का, उसके जो प्राइस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उस साल प्रोडक्शंस नहीं हुआ है, तो जो स्टॉक है पहले से उसके प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
डिमांड बढ़ जाती है, और हाई प्राइस पर सम पीपल कैन नॉट, और जो हाई प्राइस होते हैं, हाई प्राइस के कारण बहुत सारे पीपल उसको खरीद नहीं पाते। इफ़ सच क्लाइमेटी हैपन, यदि ऐसी कोई आपदाएं होती हैं बहुत बड़े पैमाने पर, तो इट स्ट्रेच ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है स्ट्रेचेस में। इट में कॉज ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, और जब बहुत लंबा टाइम बीत जाता है इसको सरवाइव करने में, दोबारा से सिचुएशन को इम्प्रूव करने में, तो भूखमरी की नौबत आ जाती है। मैसिव कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर जो भूखमरी हम देखते हैं, माइट टेकन ए टर्न ऑफ फेमाइन, भूखमरी होने से क्या हो जाता है, बहुत बड़े भूभाग में अकाल बढ़ जाता है, लोगों के पास भोजन नहीं होता है, भूख से लोग मरने लग जाते हैं। ए फेमाइन इज कैरेक्टराइज बाय वाइड स्प्रेड, और इस अकाल के कारण बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु होती है। स्टारवेशन के कारण एन एपिडेमिक, और महामारी फैल जाती है। कॉज बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर ऑफ डिकेइंग फूड, और हम देखते हैं जो वाटर है ऑफ डिकेइंग फूड है, एंड लॉस ऑफ बॉडी, और हर जगह पर भोजन जो होता है वो सड़ने लग जाता है, डिकेइंग फूड, वाटर, एंड लॉस ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, और जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है, कमज़ोर होता जाता है भूख के कारण। मोस्ट डिसवेस्टिंग जो था फेमाइन जो आज तक के इतिहास में आया है इंडिया में, वॉज द फेमाइन ऑफ बंगाल, 1943 में बंगाल में आया। दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, और जो ये बाढ़ था, हम कह सकते हैं अकाल था, फेमाइन 30 लाख पीपल को बंगाल में मारे गए। इसमें ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा फेमाइन माना जाता है। ये कहता है कि डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय फेमाइन, कौन लोग होते हैं जो अकाल से, अभी जैसे देश में लॉकडाउन चला, इसमें बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए, तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस बंद के दौरान अफेक्टेड हुए हाईली। एग्रीकल्चरल लेबर हैं, फिशरमैन है, ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं, और अदर कैजुअल लेबर हैं, वो इस का कारण बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए, क्योंकि मोस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग, और जैसे चावल के जो दाम थे प्राइस वो काफ़ी हाई हो गए, प्रोडक्शंस नहीं हुआ, अकाल पड़ गया। दे वेर द वंस हु डाइड इन फेमाइन, और वे उनमें से एक थे जो इस अकाल में मारे गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं सम पीपल से द बंगाल फेमाइन, जो बंगाल का अकाल था वो हैपन बिकॉज देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ राइस, क्योंकि चावल की कमी हो गई थी और चावल के दाम काफ़ी बढ़ गए वहाँ पर, और पुअर पीपल चावल को नहीं खरीद पाए। अगर हम इस टेबल को देखें तो हम देखेंगे कि एग्री हो जाएंगे हम उस स्टेटमेंट से जो ऐसा कहा गया कि चावल की शॉर्टेज के कारण वहाँ बंगाल में अकाल पड़ा और बहुत सारे लोग मारे गए। एक पिक्चर दिखाते हैं, स्टारवेशन विक्टिम, जो विक्टिम है भूखमरी से जो मरे कगार में पहुंच चुके हैं, अराइविंग एट द रिलीफ सेंटर्स में 1945 में दिखाए गए हैं। ऐसे पिक्चर 2 है, ड्यूरिंग बंगाल फेमाइन में 1940 में फैमिली लीव्स इट विलेज, फैमिली वालों ने अपना परिवार छोड़ दिया। चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट की बात है ये। तो जो हमने पिक्चर्स देखे हैं, तो वी आर वाचिंग दैट activity we will do in future. Nothing like the Bengal famine has happened in India again. बंगाल के इस अकाल के जैसा शायद ही इंडिया में ऐसा कहीं दोबारा कभी देखा गया, बट इट इज disturbing to note that even today there are places like कालाहांडी एंड काशीपुर। उड़ीसा में 2 जगह हैं जैसे कालाहांडी और काशीपुर की जैसे, वेर फेमाइन लाइक कंडीशंस हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर मैनी ईयर, जहाँ पर अकाल जैसी कंडीशनें कई सालों तक एग्जिस्ट करती रही, जहाँ पर बहुत सारे लोग भूखमरी से मारे गए,
भुखमरी से उनकी मौत हो गई एंड ऑल्सो बिन रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया गया। स्टारवेशन डेथ आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन बारान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बारान डिस्ट्रिक्ट में भी भुखमरी से मौत होने की ऐसी खबरें आई। पलामू डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में है एंड मैनी अदर रिमोट एरिया में, गांव में, दूर दराज के इलाकों में रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया कि लोगों को भुखमरी सहनी पड़ी। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड, इसलिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है हमारे देश में, जिससे कि हर एक को फूड जो है हर समय किसी भी कंडीशन में देश में, चाहे कैसे भी कंडीशंस क्यों ना, उस समय लोगों को अवेलेबल। अभी देश में जब लॉकडाउन था उस समय भी गवर्नमेंट ने जो कैजुअल लेबर्स थे, डेली वेजिस में जो काम करते थे या जो फैक्ट्रीज में काम करते थे या अदर्स काम करते थे, उन लोगों को सफ़र ना करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको क्या किया था, फ्री जो राशन था, क्रॉप्स, फूड था, वो अवेलेबल कराया था, जिससे कि बहुत सारे फैमिलीज में इनको स्टारवेशन का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इनके पास इनकम के सोर्सेस कुछ नहीं थे। इनकी जो कंडीशंस थी, एक देश में अकाल जैसी हो गई थी, इनके परिवार में अकाल जैसा बढ़ गया था, पैसे का अकाल बढ़ गया था। Who आर फूड इनसिक्योर, जो फूड इनसिक्योर हैं, आखिर वो कौन है? ऑल दो अगर हम देखते हैं, अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो हैं सफ़र फ्रॉम फूड, वो क्या करते हैं, फूड से सफ़र करते हैं और न्यूट्रिशन से। इनसिक्योरिटी जो भारत में है, यानी जो पोषक फूड है जो हमें न्यूट्रिशनल मिलने चाहिए, वे वर्थ अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस, जो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि उन्हें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है, भोजन सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता, हाई प्राइस वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कौन लोग हैं वो लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, पीपल विथ लिटिल और नो लैंड, जिनके पास या तो बहुत कम भूमि है या तो बिल्कुल भी नहीं है, जो डिपेंड अपन ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं, प्रोवाइड्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं, जिनके पास पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं, स्वरोजगार है जिनके पास, या कोई रेड़ी लगाते हैं मार्केट में, कपड़े की दुकान है या कोई होटल है। तो इस बीच सबसे ज़्यादा सफ़र ऐसे ही लोग करते हैं जब देश में इस तरह का कोई अकाल बढ़ जाता है या बाढ़ आ जाती है किसी एरिया में, ये लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर आर जनरली एम्प्लॉयड एंड इल पेड ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं, जो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम उन्हें वेजिस दिया जाता है। कैजुअल लेबर है जो डेली वेजिस में काम करते हैं। दीज वर्कर आर लार्जली इंगेज इन सीजनल एक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर एरिया में सीजनल एक्टिविटी की जाती है, जहाँ उनको फसल बोने टाइम और काटने टाइम तो काम मिलता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम वो खाली पड़े रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। एंड आर पेड वेरी लो वेज, और जिस जगह पर सीजनल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे किसान जो लैंडलेस लेबर है या फार्मर्स हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं या पुअर लोग हैं या एक माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, वीकर माइनॉरिटीज सेक्शन के जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो वेजिस होती है वो बहुत ही कम होती है। स्टोरी ऑफ रामू की हम यहाँ पर एक कहानी पढ़ेंगे कि रामू को किस तरह का जीवन बिताना पड़ा। रामू जो था वर्क एज ए कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर कहते हैं जिनको कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता, कैजुअली वो काम करते हैं। एग्रीकल्चर में, कृषि में वो काम करता है रामू, रायपुर के गांव में। हिज एल्डेस्ट सन, तो रामू का एक सबसे बड़ा बेटा है सोमू, जो 10 साल का है, विच 10 ईयर ओल्ड, ऑल्सो वर्क इन अ पाली, एज ए पाली के रूप में। पाली किसे बोलते हैं? टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ सरपंच, जो गांव में सरपंच है उसके गांव के सरपंच के जानवरों को चराता है वो जंगलों में ले जाके, यानी देखभाल करता है उनकी। 10 साल का है वो, सतपाल सिंह जिनका नाम है। यानी कि रामू का बेटा सोमू उनके गांव में रहने वाले सतपाल सिंह जो सरपंच हैं उनके जानवरों की देखभाल करता है। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर, यहाँ पर
रामू को तो होल ईयर काम नहीं मिलता, वो कैजुअल लेबर है। लेकिन उसका बेटा जो सोमू है 10 साल का, उसको पूरे साल भर काम करना पड़ता है वहाँ पर, होल ईयर बाय सरपंच एंड इज पेड है सब। और उसको इस काम करने के बदले में, सरपंच के यहाँ जानवरों की देखभाल करने के बदले सोमू को 1000 रुपये दिया जाता है इस काम के लिए। रामू हैज 3 मोर सन। रामू के सोमू के अलावा 3 और बच्चे भी हैं, 3 और बेटे भी हैं और 2 बेटियां हैं। इट मीन्स दे आर 5 सिबलिंग बट दे आर टू यंग। लेकिन वो अभी क्या हैं, बहुत छोटे हैं, जिससे कि वो मैदान में काम नहीं कर पाते। इज वाइफ सुनहरी, जो रामू की वाइफ है सुनहरी, वो भी क्या करती है, किसी घर में पार्ट टाइम यानी किसी सुबह शाम जाके काम करती है। इसमें वो उनके घर की साफ सफाई करती है, हाउस क्लीनर फॉर द लाइव स्टॉक, जो उनके जानवर होते हैं उनकी देखभाल करती है उन घरों में जाके। रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउ डंग, वो क्या करती है, जो गोबर है उसको हटाती है या उठाती है। और सी गेट हाफ लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड अलॉन्ग विद वेजिटेबल, उसको आधा किलो दूध मिलता है और सम कुक्ड, और कुछ बनाया हुआ भोजन मिलता है सब्जी के साथ उसके इस काम के लिए, यानी कि उसे कोई रुपये नहीं मिलता। बिसाइड सी ऑल्सो वर्क इन फील्ड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, इसके अलावा वो क्या करती है, वो फील्ड में अपने हस्बैंड के साथ काम करती है। जब बिजी सीजन होता है उन दौरान, जब खेतों में ज़्यादा काम मिलता है तो वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती है। एंड सप्लीमेंट्स इज अर्निंग, और जो अर्निंग है उनके परिवार की उसमें एक योगदान सप्लीमेंट करती है, बढ़ावा देती है। एग्रीकल्चर बीइंग ए सीजनल, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसमें थ्रू ईयर होल ईयर तो काम मिलता नहीं है, इस सीजनल एक्टिविटी मानी जाती है कि जिस समय बोया जाता है या काटा जाता है, गुड़ाई की जाती है, उस समय तो उन्हें काम मिलता है। एक्टिविटी एम्प्लॉयज रामू ओनली ड्यूरिंग टाइम, तो इसलिए रामू को सीजनल एक्टिविटी के कारण सोइंग करने टाइम, ट्रांसप्लांटिंग करने टाइम और हार्वेस्टिंग करने टाइम उसको काफ़ी काम मिलता है। ही रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर अबाउट 4 मंथ, और चूंकि सीजनल वर्क है एग्रीकल्चर में तो इसीलिए रामू को केवल 4 महीने काम मिलता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लांट कंसोलिडेशन, प्लांट की रोपाई की जाती है। एंड मैच्योरिंग, जब वो मेच्योर होते हैं, मैच्योरिंग इन ए ईयर, ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटी, और बाकी टाइम में जब 4 मंथ उसे एग्रीकल्चर में काम मिलता है तो अब बच गए बाकी के कितने महीने, 8 महीने। तो उस 8 मंथ में वो अदर एक्टिविटीज में इधर जहाँ भी उसे कोई एज ए कैजुअल लेबर जहाँ उसे काम मिलता हो, किसी जगह कंस्ट्रक्शन अगर कहीं चल रहा है या किसी के घरों में या किसी की दुकानों में, वट एवर ही गेट वर्क, जो कुछ उसे काम मिलता है वैसा काम करता है वो। ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटी, सम टाइम ही गेट एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिंगलिंग, कभी कभी उसे जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं या बिछाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में से काम मिलता है। गांव में जहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, निर्माण का काम, यहाँ कहीं पर पुल बना रहे हैं या कहीं पर कोई घर बनाया जा रहा है, बाई ऑल इट्स एफर्ट्स, अपने सभी प्रयास करने के बाद जो करता है, रामू इज एबल टू अर्न इनफ आइदर इन कैश और काइंड फॉर हिम। एबल टू अर्न इनफ, या तो पर्याप्त आइदर इन कैश में और आइदर इन काइंड फॉर हिम टू बाई इसेंशियल फॉर 2 स्क्वायर मील, बहुत मुश्किल से क्या करता है वो 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डे व्हेन ही इज अनेबल टू गेट सम वर्क, हालांकि दिन के टाइम पर कुछ दिनों में जब उसे कोई काम नहीं मिल पाता है, ही एंड हिज फैमिली रियली फेस डिफिकल्टी, उनको और उनके परिवार को रियली क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। समटाइम हिज स्मॉल किड्स हैव टू स्लीप विदाउट फूड, कभी कभी तो रामू और रामू के परिवार को उन दिनों में बिना भोजन के ही रात को सोना पड़ता है। मिल्क एंड वेजिटेबल, जो दूध और सब्जी है, आर नॉट ए रेगुलर पार्ट, जैसे कि सुनहरी कभी जब काम करती है दूसरों के घरों में, दूसरों के घर में जहाँ जानवर पाले जाते हैं वहाँ उनका गोबर उठाना, साफ सफाई करना, इसके बदले में उसे आधा किलो दूध और सब्जियां और बना हुआ भोजन मिलता था। लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम एक कंडीशन ऐसी भी आती है सुनहरी और रामू के परिवार में, जहाँ उनका एक लार्ज फैमिली है, जहाँ उन्हें जो सब्जी है और दूध है एक रेगुलर उनके मील कहते हैं, उनके भोजन का, उनके परिवार के भोजन का एक रेगुलर हिस्सा नहीं रहता है। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 मंथ, 4 मंथ में
तो रामू को उन 4 महीनों में हम देखते हैं इनसिक्योरिटी 4 मंथ व्हेन ही रिमेन अनएम्प्लॉयड रहता है वो, बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर है, क्योंकि एग्रीकल्चर में। इसी तरह से अगर हम एक कहानी और पढ़ें अहमद की कहानी। अहमद जो है एक रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाता है बेंगलोर में। ही है शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया, झारखंड में गांव है झुमरी तलैया, वहाँ से झुमरी तलैया से अलॉन्ग विथ हिज 3 brothers 2 sisters, 3 भाई और 2 बहनों के साथ और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ आया है। ही स्टेड इन झुग्गी, वो झुग्गी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में, स्लम्स एरियाज में। सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर हिज फैमिली डिपेंड ऑन हिज डेली अर्निंग, जो उसके परिवार का सर्वाइवल है, आजीविका का अगर हम कहें सर्वाइव करते हैं, जो आजीविका चलती है उनके पूरे परिवार की, वो रिक्शा पुलिंग के अर्निंग पर डिपेंड होती है। जितना रिक्शा चला के अहमद अर्न करता है उसकी अर्निंग पे डिपेंड करती है उसके परिवार। However, he does not have a secure employment, हालांकि जो उसका एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर नहीं है। His earning फ्लैक्चुएट कहते हैं कभी ज़्यादा कभी कम, फ्लैक्चुएट होती रहती है, यानी कभी अगर उसको सवारी मिलती है तो अर्निंग ज़्यादा और सवारी नहीं मिली तो जीरो अर्निंग। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट इनफ अर्निंग, कुछ दिनों में उसकी जो अर्निंग है इनफ होती है फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल इज डे टू डे नेसेसिटी, जो उसकी अर्निंग होती है उससे वो क्या करता है, वो डेली जो खरीदता है उससे जो अमाउंट बच जाता है, इनफ अर्निंग करता है उसके और सेव सम अमाउंट, कुछ अमाउंट बचा लेता है अपनी रोज की जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं उनको खरीदने के बाद जो सेविंग होती है उसे वो बचा लेता है। ऑन अदर डे, अगले दिन ही बेयरली अर्न इनफ टू बाई हिज डेली नेसेसिटी, और कभी ऐसा भी होता है बेयरली बहुत मुश्किल से वो अर्न कर पाता है जिससे कि वो अपनी रोज की ज़रूरी सामान को खरीद पाए, उतनी अर्निंग नहीं हो पाती। हाउएवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज ए येलो, हालांकि अहमद के पास एक येलो कार्ड है विच इज़ PDS कार्ड, जो एक पब्लिक डिस्पेंस सिस्टम का कार्ड है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे व्यतीत करते हैं। इस कार्ड से विद दिस कार्ड अहमद को सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में वीट, गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल मिल जाता है। अपने रोज की आवश्यकताओं की पूर्ति उसे इस येलो कार्ड के द्वारा जो फूड उसको अवेलेबल होता है उससे हो जाती है। ही गेट दीज इसेंशियल एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस, उसको ये सभी चीज़ें मार्केट प्राइस से हाफ रेट में मिलती हैं वहाँ पे, जैसे हमें भी मिलती है, हम कंट्रोल में जाते हैं वहीं से वैसे ही अहमद को भी मिलता है। ही परचेज इज मंथली स्टॉक, वो क्या करता है अपना मंथली का जो स्टॉक है पर्टिकुलर डे का वहाँ से ले लेता है, परचेज करता है। व्हेन द राशन शॉप इज ओपन फॉर, जो राशन शॉप है गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए खुलती है। इन दिस वे अहमद इज एबल, अहमद क्या है समर्थ है और सर्वाइवल करने के लिए, हालांकि उसकी जो अर्निंग है वो लेस देन सफिशिएंट अर्निंग, वो सफिशिएंट अर्निंग से भी काफ़ी नीचे है अपने बड़े परिवार के लिए। ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर, उतने बड़े परिवार के लिए जहाँ उसके बूढ़े माँ बाप हैं, जहाँ उसके 3 ब्रदर और 2 बहनें हैं, यानी कि 5 और 6 अपना वो खुद और 2 बूढ़े माँ बाप, 8 मेंबर्स जो हैं, और वही एक रिक्शा पुलर है और अर्निंग का सोर्स है उसके पास केवल रिक्शा के रूप में। तो उसके पास येलो कार्ड होने से उसको काफ़ी रिलैक्स फील करता है वो, इसलिए इन दिस वे वी कैन से दैट हाउ डज, किस तरह से येलो कार्ड मदद करता है अहमद की टू रन हिज फैमिली, अपने परिवार को चलाने के लिए, इवन विद स्मॉल अर्निंग होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी स्मॉल अर्निंग द अहमद इज एबल टू सर्वाइव, हिज फैमिली इज सर्वाइविंग। द सोशल कंपोजिशन अगर हम बात करते हैं अलॉन्ग विद द इनएबिलिटी टू बाई फूड, जो इनएबिलिटी होती है फूड जिसे हम बाई नहीं कर पाते हैं,
प्ले ऑल्सो रोल फूड इनसिक्योरिटी का एक कारण बन सकता है। फूड इनसिक्योरिटी एक तो डिजास्टर के कारण हो सकती है, नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण जब प्रोडक्शंस नहीं हो रहा है या कहीं पर फेमाइन सूखा पड़ रहा है या फ्लड्स बाढ़ आ रही है। दूसरा कब हो सकती है फूड इनसिक्योरिटी लोगों के पास, जब जो प्राइज हैं वो प्राइज है पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस प्राइस को, उनकी डेली अर्निंग उतनी नहीं है, उस कंडीशन में भी वो न्यूट्रिशनल फूड को एक अफोर्डेबल प्राइस में नहीं खरीद पाते हैं। द एससी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब, सम सेक्शन ऑफ ओबीसी जो है हैव आइदर फूड लैंड बेस और वेरी लो लैंड्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो ओबीसीज हैं और वो हैव आइदर फूड लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी रहती है जिनकी। तो कई बार देखते हैं जो पीपल होते हैं जिनके पास आइदर हम देखते हैं कि लैंड बेस वेरी लो, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है काफ़ी कम होती है उनके पास, और फूड इनसिक्योरिटी उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। लैंड प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण या ज़मीन उनके पास बिल्कुल नहीं होती है। पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर, लोग क्या होते हैं नेचुरल डिजास्टर से, प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरिया, जो अदर एरिया की ओर माइग्रेट होते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल हाई इंसिडेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन प्रिविलेज अमंग वुमेन, जो एक हाई इंसिडेंस हम देखते हैं जो मेल न्यूट्रिशन कुपोषण दिखता है, महिलाएं कुपोषण का शिकार हो जाती है। दिस इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इट पुट इवन द अनबॉर्न बेबी, इससे क्या होता है कि जो अनबॉर्न बेबी है, अजन्मा शिशु, उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है मेल न्यूट्रिशन, वो बच्चे पेट से ही कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, माता को पोषण तत्व नहीं मिलता है। लार्ज प्रोपोर्शन है प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर जो होती है, चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स तक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स है इसके लिए। फूड इनसिक्योर हम देखते हैं पॉपुलेशन का। द फूड इनसिक्योर की अगर हम बात करें, पीपल आर डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इन सम रीजन ऑफ द कंट्री, कुछ हिस्सों में हम देखते हैं फूड इनसिक्योरिटी, सच एज इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, और बैकवर्ड स्टेटों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ हाई इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी, जहाँ पर उच्च दर रहती है गरीबी की। ट्राइबल्स जो लोग हैं, जनजाति लोग, और रिमोट एरियाज रीजन्स में ज़्यादा क्या है संवेदनशील माने जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ पर आपदाएं ज़्यादा आती हैं। इनफैक्ट वैसे भी वो इकोनॉमिकली भी वो वीक हैं, वहाँ पर इनकम के सोर्स लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, डिजास्टर्स ज़्यादा आते हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है। जैसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर। हम देखते हैं भारत में हंगर इज अनदर एक्सपेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी, जो हंगर है, भूख है, वो एक अनदर क्या है एक्सपेक्ट है फूड इनसिक्योरिटी का। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन, जो भूख है एक पॉवर्टी का एक्सप्रेशन नहीं है, वो इट ब्रिंग अबाउट पॉवर्टी द अटेनमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी जो है देयरफॉर इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग करंट हंगर, जो वर्तमान भूख है उसको हम एलिमिनेटिंग करें, रिड्यूसिंग जो भविष्य में किस तरीके से लोगों को एक भूखमरी का सामना ना करना पड़े। हंगर एज क्रॉनिक, दो तरह की हंगर है, क्रॉनिक है और एक सीजनल है, डायमेंशन में देखा जाता है। क्रॉनिक हंगर इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइट, जो क्रॉनिक हंगर है वो डाइट की परिणामों के शोध होता है कि लोगों में एक प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। परसिस्टेंटली इनएडुकेटेबल, उनको इनएडुकेट भोजन मिलता है और न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता है, और क्वांटिटी में पर्याप्त मात्रा में जब उन्हें फूड नहीं मिलता है क्वालिटी का, पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर, जो गरीब लोग होते हैं वो क्रॉनिक हंगर से सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम, क्योंकि जो इनकी इनकम होती है काफ़ी कम होती है। इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड, और वो भोजन भी नहीं खरीद पाते हैं, लो इनकम के कारण भोजन नहीं खरीद पाते हैं और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। सीजनल हंगर वो होती है
इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड, जो उनका भोजन का चक्र है, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो जिस समय हम देखते हैं सीजनल हंगर, जैसे किसानों को या लेबर को बोने टाइम और काटने टाइम तो काम मिलेगा, उस टाइम तो वो उन्हें भोजन मिलेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम भोजन की कमी के कारण उनको सीजनल हंगर का सामना करना पड़ा। दिस इज प्रिवलेंट इन रूरल एरियाज में देखा जाता है बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर के कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एंड अर्बन एरियाज में बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर के कारण। देयर इज लेस वर्क फॉर कैजुअल, जो बहुत कम काम होता है कैजुअल कंस्ट्रक्शन में लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन के दौरान। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क। और सीजनल वर्क तब सीजनल हंगर तब होती है जब एक पर्सन को काम नहीं मिलता है पूरे साल भर में, उसको सीजनल हंगर बोला जाता है। और क्रॉनिक हंगर उनको बोलते हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है और जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है और भोजन नहीं खरीद पाते, दैट इज ए क्रॉनिक हंगर। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर हम बात करें तो परसेंटेज है सीजनल का एज वेल एज क्रॉनिक हंगर का, वो भारत में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में डिक्लाइन तेजी से घटता जा रहा है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से हम देखते हैं कि वीट और राइस में अब क्या है, सेल्फ डिपेंडेंस, यानी भारत एक आत्मनिर्भर बन चुका है। अब ना केवल हम अपने लिए कंज्यूम करते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोनों तरह की जो हंगर हो रही है वो घटती जा रही है। इंडिया इज एमिंग बल, जो भारत का लक्ष्य है, सेल्फ सफिशिएंसी, एक आत्मनिर्भरता भोजन के मामले में बन गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका लक्ष्य है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं जो इंडियन पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, मेकर्स जो नीति बनाने वाले जो लोग हैं, एडॉप्टेड वाले, उन्होंने क्या अपनाए, सभी मेजर्स तरीके अपनाए जिससे कि हम फूड ग्रेन में आत्मनिर्भर बन सकें और हमें यहाँ पर भूखमरी का सामना न करना पड़े लोगों को। इंडिया एडॉप्टेड ए न्यू स्ट्रेटेजी, एक नई रणनीति बनाई है, एक नए टारगेट्स फिक्स किए हैं एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें रिजल्टिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम हाई यील्डिंग वैरायटी की मदद से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को यूज करके, इरिगेशन फैसिलिटी अपना के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं जिससे कि हम सेल्फ डिपेंडेंस बन सकें। तो MS स्वामीनाथन के द्वारा एक ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में शुरू किया गया था। पंजाब और हरियाणा दो पहले स्टेट थे जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया और आज पूरी तरीके से सक्सेस है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंदिरा गांधी जो है द प्राइम मिनिस्टर, और उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्टाइल्स जो थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के इन एग्रीकल्चर बाय रिलीजिंग स्पेशल स्टैम्प इंटाइटल्ड व्हीट रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली उस समय व्हीट रिवॉल्यूशन अपनाया, गेहूं की जो क्रांति हुई 1968 में। द सक्सेस ऑफ व्हीट, अगर हम व्हीट के सक्सेस की कहानी को देखें, लेटर रिफ्लेक्टेड करें राइस में, द इंक्रीज इन फूड ग्रेन, इससे क्या हुआ, राइस का जो फूड ग्रेन था राइस वो बढ़ता गया। हाउएवर डिस्प्रोपोर्शनेट जो था द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, उच्च वृद्धि की दर मापी गई पंजाब में और हरियाणा में गेहूं और चावल के फील्ड में। वेयर जो फूड ग्रेन था, जहां पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था जंप्ड फ्रॉम 7.23 मिलियन टन से 1964 आते आते रीजन ऑल टाइम हाई 218 मिलियन टन हो गया, काफी बढ़ गया 64 आते आते। इन 2009, यानी कि 64 में जहां इतना था कह रहा है ये, वहीं पर 2009-10 आते आते ये 218 मिलियन टन हो गया। प्रोडक्शंस जो थे इन महाराष्ट्र में जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में कंटिन्यू टू स्ट्रगल। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जो है ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज माना जाता है राइस के फील्ड में। इसकी जो पैदावार है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इसमें यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटी,
और मॉडर्न मशीनें या मॉडर्न हम देखते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करके और एक लैंड में मिक्स क्रॉपिंग करके कई तरीके अपना के जिससे कि हम एक साल में मोर देन 2 और मोर क्रॉप्स को भी हम आज की डेट में उगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर एक भारत बन चुका है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में अगर देखें कि हम फूड सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशंस को अगर हम देखें इन अर्ली 17 में द कंट्री हैज अवॉइडेड फेमाइन। कंट्री ने क्या किया है, फेमाइन जो है अकाल जो पड़ा उसको अवॉइड कर दिया है। ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर, एडवर्स चाहे जो मौसम की जो दशाएं एडवर्स ही क्यों ना हो, अनफेवरेबल ही क्यों ना हो, इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट। आज हम देखते हैं अनाज में, अन्न उत्पादन में, फूड ग्रेन में जो भारत है आत्मनिर्भर बन चुका है। ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स में बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, इन पिछले 30 सालों में कई सारे वेराइटीज जो है सीड्स की ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में हम उगा रहे हैं। आज कई तरह अनाज उगाया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, आज हम ये नहीं है कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है या मानसून पर ही डिपेंड है, ऐसा नहीं है। आज हम मॉडर्न जो ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं आज की डेट में हम, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि कई वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स के कई प्रकार की फसलें हम एक देश में एक साल के अंदर मिक्स क्रॉपिंग के तहत उगाते हैं। इसके साथ साथ हम एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ावा देते हैं और एग्रीकल्चर के साथ ये जो डिपेंडेंसी है आइदर द एग्रीकल्चर और एनिमल्स को पालने का, ये प्रचलन यहाँ तेजी से बढ़ता जा रहा है। एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी लेवल फर्दर बीन इंश्योर्ड विथ केयरफुली डिजाइंस करते हैं फूड सिक्योरिटी सिस्टम को और बाय द गवर्नमेंट। दिस सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स, बफर स्टॉक है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। 2 चीजें हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हम जानते हैं, जो हम राशन लेते हैं कंट्रोल से, उसको पीडीएस के द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में हर एक पुअर सेक्शन तक भी अवेलेबल कराती है पीडीएस के तहत। और बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक जो स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, बफर स्टॉक मतलब स्टॉक है फूड ग्रेन का, भोजन का एक स्टॉक है सरकार के द्वारा, जिसमें नेमली व्हीट और राइस को हम क्या करते हैं, फूड ग्रेन को स्टॉक रखते हैं उसका बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। पिथौरागढ़ में भी एक एफसीआई है एक्चुअली में, एफसीआई परचेज व्हीट एंड राइस। तो एफसीआई हर जगह पर होती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की थी, इस्टेब्लिश किया था। इसका मेन एम क्या है एफसीआई का, एफसीआई इन एफसीआई द गवर्नमेंट पुट द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, स्टॉक रखती है फूड ग्रेन का, स्टॉक बना के रखती है, भोजन को वहां पर संरक्षित रखती है 1-2 साल के लिए। जैसे फिर नया भोजन आता है, नया फूड आता है, उसको रख देती है, फिर पुराना वाला फिर उसको सप्लाई करती है। इमरजेंसी के टाइम पीरियड के लिए भी बफर स्टॉक बनाना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी एडवांटेजियस रहता है। एफसीआई क्या करता है, व्हीट और राइस को फार्मर से, जिन स्टेटों में किसान व्हीट और राइस उगाते हैं वहाँ से परचेज करती है गवर्नमेंट। और जहाँ पर बहुत सरप्लस यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस होता है, फार्मर आर पेड प्री अनाउंस प्राइस, और फार्मर्स को उसका जो प्राइस मिलता है व्हीट और राइस का वो फेयर प्राइस मिल जाता है। प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इस प्राइस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट व्हीट और राइस का पहले से प्राइस फिक्स कर देती है, जिससे कि अदर लोग इन किसानों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं। बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन फॉर दिस क्रॉप। सोइंग सीजन से पहले इनको प्रोवाइड किए जाते हैं इंसेंटिव टू फार्मर्स को, रेजिंग द प्रोडक्शन, अपने क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। परचेज फूड ग्रेन जो है आर स्टोर, और जो परचेज फूड ग्रेन है गवर्नमेंट के द्वारा जो खरीदा है किसानों से गवर्नमेंट ने, उसको ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। ग्रेनरीज होती हैं गवर्नमेंट की गोडाउन टाइप के,
डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएट बाय गवर्नमेंट? क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा आखिर ये बफर स्टॉक ये स्टोर करके क्यों रखा जाता है? जो भी फूड, व्हीट या राइस या अदर दालें हैं या अदर किस्म के फूड ग्रेन है, वो गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टॉक बना के क्यों रखा जाता है, स्टोर क्यों किया जाता है? इसको क्या एम है गवर्नमेंट का? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन इन अ डेफिशिएट एरियाज। उन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट इस फूड ग्रेन को जहां पर भोजन की कमी है या जहां पर प्रोडक्शन नहीं होता है। एंड अमंग द पुअरेस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में, जितना मार्केट प्राइस में अवेलेबल रहता है फूड ग्रेन, व्हीट और राइस, उससे कम। क्यों? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो हाई प्राइस में मार्केट से फूड को नहीं ले पाता है, जिसके कारण से उसे स्टारवेशन का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने हर जगह पर पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली दुकानें खोली हैं, जिससे एक पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी एक अफोर्डेबल प्राइस में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वहां से फूड ग्रेन अवेलेबल हो जाता है। और इस फूड ग्रेन को गवर्नमेंट कहाँ से खरीदती है? उन स्टेटों के फार्मर्स से जहां पर सरप्लस मात्रा में फूड ग्रेन उगाया जाता है। इज ऑल्सो, और इसको जो प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस होता है, इसको इश्यू प्राइस बोला जाता है। दिस ऑल्सो हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। और इस तरह से जो कई बार हमें भोजन की शॉर्टेज हो जाती है जब एडवर्स वेदर कंडीशन होता है, जब वेदर की कंडीशन सही नहीं होती है, फेवरेबल नहीं होती है, क्लाइमेटीज के दौरान भी, आपदा के टाइम हम देखते हैं जिसमें आपदा आती है, उस समय भी हम देखते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? कहता है कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? फूड प्रोक्योर्ड बाय एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो फूड है, अब ग्रेनरीज में तो स्टोर करके रख दिया है, लेकिन उसके बाद वो ग्रेनरी से फिर कहाँ आता है? एफसीआई में आता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में होता है एफसीआई। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड राशन शॉप में भेजा जाता है। एफसीआई में पहले स्टोर किया जाता है और एफसीआई से बहुत बड़ा होता है एफसीआई का गोडाउन। एफसीआई के बाद गवर्नमेंट क्या करती है? राशन की दुकानों में भेजती है। राशन शॉप जो होती हैं वहाँ पर उन्हें पुअर सेक्शन ऑफ द समाज का गरीब तबका है उनको मिलता है। इसको ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जनता की जो वितरण प्रणाली है। राशन शॉप में नाउ प्रेजेंट मोस्ट लोकेलिटीज में, इलाकों में प्रेजेंट रहती हैं, गाँवों में होती हैं आजकल राशन शॉप, बाजारों में, टाउन शहरों में होती है। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप। अगर हम भारत में डाटा देखें, लगभग 5.5 लाख राशन शॉप हैं ऑल ओवर द कंट्री में। राशन शॉप जो होती हैं फेयर प्राइस शॉप के नाम से भी जानी जाती है, जहाँ पर एक पुअर सेक्शन लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस में, मार्केट से कम कीमत पर फूड अवेलेबल होता है। जैसे कि अहमद को मिला था, अहमद के बाद पीला कार्ड था, जहाँ से वो मार्केट प्राइस से आधे कीमत पर वहाँ से फूड अरेंज कर लेता था, जिसके कारण से कम इनकम होने के कारण भी वो क्या कर सकता था, आसानी से उतने लार्ज फैमिली को सर्वाइव कर पा रहे थे। तो इन राशन शॉप में की स्टॉक, यहाँ पर किस चीज़ का स्टॉक होता है? फूड ग्रेन का, चीनी का। चीनी भी हमें मार्केट में 40 रुपये केजी होगा तो हमें वहाँ 15 रुपये केजी मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा, हाफ प्राइस से भी बहुत कम कीमत में हमें वहाँ पर फूड अवेलेबल होता है। फूड ग्रेन जो है, शुगर, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल पकाने के लिए, दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल। ये जो आइटम्स हैं पीपल्स को कम प्राइस में, मार्केट प्राइस से कम कीमत में मिलते हैं। एनी फैमिली जो है, कोई भी परिवार जो है जिसके पास क्या होता है, किसी भी परिवार के पास जिसके पास राशन कार्ड होता है। अब राशन कार्ड की भी 3 कैटेगरी हैं, एक येलो कार्ड होता है आजकल, पीला कार्ड अब पॉवर्टी लाइन, एक वाइट कार्ड होता है और एक पिंक कार्ड होता है। पिंक कार्ड बीपीएल वालों के लिए होता है और एक अंत्योदय कार्ड होता है। कैन बाई स्टिपुलेटेड अमाउंट आइटम्स के खरीद सकते हैं, जैसे 35 केजी ग्रेन खरीद सकते हैं, वो फैमिली मेम्बरों के हिसाब से दिया जाता है। 5 लीटर कैरोसिन, 5 केजी शुगर एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन। हर महीने उनको राशन, नज़दीक के राशन की दुकान से, बाजार से भी कम कीमत पर
राशन अवेलेबल होता है इन राशन शॉप्स में पीडीएस के द्वारा सप्लाई की जाती है। अगर हम किसी राशन की दुकानों में देखें तो हमें फॉलोइंग डिटेल हम वहाँ से जान सकते हैं कि जो राशन की दुकान है हमारे नियर बाई एरिया की, आखिर वो राशन की दुकान कहाँ पे खुलती है, व्हाट आर द आइटम्स सोल्ड एट द राशन शॉप, और वो कौन कौन से आइटम्स हैं जो राशन की दुकान में मिलते हैं। क्या क्या आपके हो सकता है आपके राशन की दुकान में ज़्यादा ग्रेनरीज अवेलेबल हो, किसी किसी राशन शॉप में चीनी अवेलेबल होती है, राइस चावल और गेहूं अवेलेबल होता है और मिट्टी का तेल, और आजकल तो हम देखते हैं कि दालें भी मिलती हैं, कहीं कहीं में सूजी भी मिल जाती है। और कौन कौन से आइटम्स आपको राशन की दुकान में बेचे जाते हैं, और कंपेयर करें अगर प्राइस का, जो राइस और शुगर के प्राइस का जो हमें राशन की दुकान में मिलता है उसको अगर हम ग्रोसरी शॉप जो है नज़दीक की जो बाजार की मार्केट की दुकान है उससे कंपेयर करें तो हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये कहता है कि पता कीजिए, चलो आप भी अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं घरों में कि आपके पास क्या राशन कार्ड है, और राशन कार्ड है तो उसका फैमिली ओनर कौन है, किसके नाम का है वो राशन कार्ड, और आइदर बीपीएल कार्ड है कि एपीएल कार्ड है। अगर आपके पास येलो कार्ड है इट मीन आपके पास एपीएल कार्ड है, और आपके पास व्हाइट कार्ड है इट मीन आपके पास बिलो बीपीएल कार्ड है, खाद्यान्न योजना वाला, और आपके पास अगर अंत्योदय कार्ड है तो आपको गरीबी रेखा से भी बहुत अत्यंत नीचे, उसमें आपको फ्री में राशन अवेलेबल होता है। 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूँ। डू यू हैव राशन, व्हाट एज योर फैमिली रिसेंटली ब्रॉड, और आपने हाल ही में उस राशन कार्ड से क्या खरीदा है राशन की दुकान से। आर देयर एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बेसिकली हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो व्हीट और राइस अवेलेबल होता है राशन की दुकान में वो ज़्यादा सा साफ नहीं होता है, यानी कि उसमें बहुत सारा कंकड़ मिट्टी पाई जाती है। ये एक प्रॉब्लम तो ये देखने को मिलती है। दूसरा जो राशन शॉप है वो वहाँ पर टाइम से राशन नहीं अवेलेबल होता है, यानी कि 2 मंथ्स में 3 मंथ में। और तीसरा वहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है। और जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर बंद देखी जाती है। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में जाना कि किस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। फूड इनसिक्योरिटी किस किस तरीके से हम देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है। तो बेसिकली इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ तरीके अपना के, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाया था ऐसे वाइट रिवॉल्यूशन है, दूध से रिलेटेड है वाइट रिवॉल्यूशन नहीं है, और आजकल तो पिंक रिवॉल्यूशन है, आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन है, कई तरह सिल्वर रिवॉल्यूशन आ गया, राउंड रिवॉल्यूशन है। तो बहुत सारी क्रांतियाँ, यानी अलग अलग फील्ड में जो एग्रीकल्चर्स में हम बहुत सारे आइटम्स देखते हैं उनको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये सब स्कीमें गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। I you understood the next part of this chapter I will continue in the next video. Thank you for listening me.